हेलो फ्रेंड्स, आज आपका आधुनिक भारत के अगले अध्याय में स्वागत है। देखा जाए आज हम लोग आधुनिक भारत के सामाजिक सुधार आंदोलन लेकर आए हैं। देखा जाए आपको आधुनिक भारत के बहुत सारे क्रम से वीडियो आपको दे दिए गए हैं। आपको लग रहा होगा अचानक आज ये अलग चैप्टर आधुनिक भारत का, तो उस क्रम में कुछ 5-6 क्लास आपका छूट गया था, जो आपको इसके बाद से जो बचे हुए 5-6 क्लास हैं उनको पूरा कर दिया जाएगा। तो आज का जो टॉपिक है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। देखा जाए क्या है, इसके पृष्ठभूमि को थोड़ा समझेंगे। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, हर काल में समाज में, धर्म में एक प्रकार के कुरीतियां समाहित हो जाती है। उस कुरीतियों को दूर करने के लिए क्या होता है, सामाजिक सुधार और धर्म सुधार जैसे आंदोलन चलाया जाता है। उसके नेतृत्व में जैसे हम लोगों ने देखा कि आधुनिक ये प्राचीन भारत में जिस प्रकार से महावीर और भगवान बुद्ध के नेतृत्व में एक धार्मिक सुधार आंदोलन चलाया जाता है, उसके बाद मध्यकालीन भारत में कबीर के नेतृत्व में, गुरु नानक देव के नेतृत्व में एक सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन चलाया जाता है। ये आखिर में कुरीतियां क्या होती थी, धीरे धीरे जो समाज होता था उसमें क्या हो जाती थी, विभिन्न प्रकार के कुरीतियां समाहित हो जाती थी, जिसके कारण समाज में अव्यवस्था, धार्मिक असंतुलन, उसके बाद सामाजिक भेदभाव, आर्थिक भेदभाव, ये क्या होता था, धीरे धीरे बढ़ जाता था। इसी को बढ़ने के क्रम में क्या होता था, सामाजिक सुधार, धर्म सुधार जैसे आंदोलन विभिन्न व्यक्तित्व के नेतृत्व में चलाया गया था। उसके बाद हम लोग देखेंगे जिस प्रकार से जब आधुनिक भारत आता है तब क्या हो जाता है, यह जो सामाजिक कुरीतियां रहती यह भी धीरे धीरे समाज में, धर्म में यह व्याप्त हो जाती है। जो क्या करता है, यह मुख्य कर बात की जाए हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, पारसी धर्म, यानी हर एक प्रकार के धर्म में यह कुरीतियां समाहित हो जाती है। विशेषकर हिंदू धर्म में देखा जाए तो इसमें भी कुरीतियां समाहित हो गई थी, जो दो प्रकार के जाति को जन्म दिया था, एक निम्न प्रकार और एक उच्च वर्ग। यह जो दो प्रकार के भेदभाव उत्पन्न हो गए थे, उच्च जाति और निम्न जाति, यह उच्च जाति के लोग निम्न जाति पर क्या कर रहे थे, सामाजिक भेदभाव स्टार्ट हो गया था, उनका आर्थिक शोषण करने लगे थे। यह सामाजिक भेदभाव के कारण जो उनकी आपस में जुड़ावता था वह धीरे धीरे खत्म होने लगा। उसी बीच में क्या होता है, आधुनिक शिक्षा का प्रसार होता है। खासकर वह किन किन क्षेत्रों में, वह बंगाल, मद्रास, मुंबई, जो ब्रिटिश के 3 प्रेसिडेंसी होते हैं, इसी तीनों क्षेत्र में एक क्या होता है, अंग्रेजी शिक्षा का विस्तार होता है। और यही शिक्षा जो विस्तार होता है, आपको लग रहा होगा कि यह 3 ही क्षेत्र में आखिर क्यों सबसे पहले शिक्षा का विकास हुआ, क्योंकि आपको पता होगा जब ब्रिटिशर्स यूरोप से निकलकर भारत में आते हैं तो इन्हीं 3 क्षेत्रों में वह अस्थायित्व होते हैं और अपना प्रेसिडेंसी बनाते हैं। जो अस्थायित्व होते हैं और व्यापारिक कंपनियां स्टार्ट करते हैं, उसके बढ़ावा के लिए जो शिक्षा का सबसे पहले प्रसार होता है इन्हीं प्रमुख प्रेसिडेंसी और केंद्रों से होता है। और यही शिक्षा के प्रसार में क्या होता है, कुछ मध्यम बुद्धिजीवी वर्ग निकल कर आते हैं। उसमें से हम लोग देखेंगे राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र विद्यासागर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये सभी विभिन्न बुद्धिजीवी मध्यम वर्ग के व्यक्तित्व निकल कर सामने आते हैं और जो यह क्या था, समाज में, धर्म में जो कुरीतियां समाहित थी उसको दूर करने का प्रयास करते हैं। तो आपको यह भी देखने को मिला होगा कि जब क्या होता है, जब ब्रिटिशर्स कंपनियां भारत में आती है, उसके साथ साथ में क्या होता है, 1813 ईस्वी में जब ईसाई धर्म को भारत में आने का, धर्म प्रचार करने का छूट मिलता है, तो वह भी ईसाई धर्म क्या करती, वह निम्न जातियों पर प्रहार करती है। जहां पर क्या होता है, उनका शोषण किया जाए तो उसी निम्न जाति और जनजाति को वह चुनते हैं तथा उन्हें धर्म परिवर्तन करने के लिए विवश करते हैं और प्रलोभन देते हैं। उसी बीच में इन आधुनिक नेताओं जैसे राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, केशव चंद्र सेन, इन सभी का आगमन होता है। बुद्धिजीवी मध्यम वर्ग, इन्हीं व्यक्तित्व के नेतृत्व में क्या क्या था, उस
जो सामाजिक दुनिया थी, जो सामाजिक भेदभाव बढ़ गया था, उसको दूर करने के लिए एक आंदोलन चलाया जाता है। तो आज उसी से रिलेटेड आज हम लोग पढ़ेंगे प्रमुख बिंदु। उसमें से है पहला है हम लोग राजा राम मोहन राय, जिनको क्या कहा जाता है, नव जागरण के अग्रदूत या सामाजिक भारत के पिता भी कहा जाता है। तो आज यहां से स्टार्ट करेंगे और क्रम से इनसे जितने भी प्रश्न बनते हैं, जिनसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, हर एक इंपॉर्टेंट प्रश्न पर आज हम लोग चर्चा करेंगे, जिससे एग्जाम में आने पर कोई भी प्रश्न इनसे छूटे ना। तो देखा जाए, पहला हम लोग देखेंगे यहाँ पे राजा राम मोहन राय। इनका जो है 1774 ईस्वी से 1833 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा था। कभी कभी यह क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि राजा राम मोहन राय का जन्म कब हुआ था। तो 1774 ईस्वी में जन्म हुआ था और 1833 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। इनसे जुड़े बातों पर चर्चा करेंगे, क्या क्या था इनके। देखा जाए, इनको नव जागरण के अग्रदूत और आधुनिक भारत के पिता भी कहा जाता है। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत के पिता और नव जागरण के अग्रदूत के नाम से भी जाना जाता है, यह आप ध्यान में रखेंगे। तो इस तरह से इन्होंने हम लोगों ने देखा कि नव जागरण के अग्रदूत और आधुनिक भारत के पिता के नाम से राजा राम मोहन राय को जाना जाता है। उसके बाद इन्होंने जो पहला ग्रंथ है वह फारसी में तोहफत उल मुद्दीन के नाम से प्रकाशित किया। यह तोहफत उल मुद्दीन क्या था? यह मूर्ति पूजा का विरोध था। इसमें बहुतेश्वरवाद को हटाने पर जोर दिया गया था और एकेश्वरवाद को पर जोर दिया गया था। तो एकेश्वरवाद क्या था? इस एकेश्वरवाद का उपहार, इसका हिंदी अर्थ होता था यानी एक ईश्वर को मानने में इनका विश्वास था। तोहफत उल मुद्दीन जो फारसी भाषा में राजा राम मोहन राय के द्वारा लिखा गया था। उसके बाद इन्होंने क्या किया? 2 सभा का आयोजन किया। 1815 ईस्वी में इन्होंने आत्मीय सभा का स्थापना किया। उसके एक वर्ष बाद 1816 में वेदांत सोसाइटी का इन्होंने स्थापना किया। तो इस तरह से इन्होंने 1516 में 2 कार्य किए, 2 सभा, एक 1815 में आत्मीय सभा और 1816 ईस्वी में वेदांत सोसाइटी की इन्होंने स्थापना की। अगर बात की जाए इनका मूर्ति पूजा का विरोध और बहुतेश्वरवाद का विरोध, इसके चलते उन्हें अपने कभी कभी पिता से भी क्या करना पड़ा था, इसके विरोध का सामना करना पड़ा था, क्योंकि यह मूर्ति पूजा का विरोध थे और बहुतेश्वरवाद को नहीं मानते थे। इन्होंने एक ईश्वर को मानने की प्रथा चलाई और उसमें विश्वास करने पर जोर दिया। उसके बाद है 1820 ईस्वी में इन्होंने प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस एक क्या क्या प्रकाशित किया पत्रिका। ये प्रीसेप्ट ऑफ जीसस क्या था? इन्होंने ना केवल हिंदू धर्म के कृतियों का विरोध किया, बल्कि इन्होंने प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस जो एक ईसाई था, उस ईसाई धर्म में ईसा मसीह को एक क्या चमत्कारी, जो उनको गुण से बोला जाता था कि उनमें चमत्कारी गुण है, उस पर उन्होंने विरोध किया। उन्होंने बताया कि कोई भी एक मनुष्य में ऐसा चमत्कारिक गुण नहीं हो सकता है। तो वह उसमें भी जो व्याप्त कुर्तियां थी, जो व्याप्त अफवाहें फैली हुई थी, उस पर उन्होंने जोर दिया और उसको उन्होंने नकारा। तो इस तरह से जब उन्होंने हिंदू धर्म का कुछ कटाक्ष किया, तब ईसाई धर्म को ऐसा लगने लगा कि क्या होंगे, राजा राम मोहन राय अब ईसाई धर्म को मान लेंगे। लेकिन उन्होंने ईसाई धर्म को भी विरोध करने वाले को क्या किया, उनको मना किया। यानी वह ईसाई धर्म के भी पक्षधर थे, उनमें जो भी अच्छाई थे उसका वो समर्थक थे, और हिंदू धर्म के भी वह समर्थक थे। उनमें जो भी बुराइयां था, जैसे प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस, जिसमें हमने बताया कि ईसा मसीह को जो उसमें चमत्कारिक गुण बताया गया है, जो उसमें एक आकस्मिक शक्ति का बताया गया, उसको उन्होंने कटाक्ष किया। तो इस तरह से उन्होंने 1820 ईस्वी में प्रीसेप्ट ऑफ जीसस लिखा। उसके बाद इसी प्रीसेप्ट ऑफ जीसस जो प्रकाशित किया, उसी को 1823 ईस्वी में जॉन डिग्बी के प्रयास से प्रकाशित हुई लंदन में। तो यह जो प्रीसेप्ट ऑफ जीसस पुस्तक था, यह राजा राम मोहन राय के द्वारा लिखा गया, और उसको किसके द्वारा? जॉन डिग्बी के प्रयासों से 1823 ईस्वी में लंदन में प्रकाशित किया। जो जिसमें क्या किया गया, प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस में खासकर जो ईसाइयों में व्याप्त कुर्तियां थी, जो ईसा मसीह को एक चमत्कारिक गुण, जो विभिन्न प्रकार के एक आडंबर उसमें व्याप्त था, उसको वह दूर करने का प्रयास किए। उसके बाद 1828 ईस्वी में उन्होंने ब्रह्म सभा, हिंदू धर्म में सुधार लाने के लिए ब्रह्म सभा का स्थापना किया। यह भी ध्यान में रखेंगे, 1828 ईस्वी में इनके द्वारा एक ब्रह्म सभा की स्थापना की जाती है, जो यही 2 साल बाद 1830 ईस्वी में ब्रह्म समाज के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरह से राजा राम मोहन राय के द्वारा किए गए कार्य कौन कौन से थे?
धार्मिक क्षेत्र में पहला उन्हें नव जागरण का अग्रदूत कहा जाता था, आधुनिक भारत के पिता कहा जाता था। उसके बाद उन्हें क्या कहा था, इन्होंने अपने पहला ग्रंथ क्या तोहफत उल मुद्दीन फारसी भाषा में क्या किए, लिखे, जिसका अर्थ होता है एकेश्वरवाद को उपहार। ये राजा राम मोहन राय की बात की जाए तो यह बहुत सारे भाषाओं के ज्ञानकार थे, खासकर फारसी, अरबी, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, ये 6-7 भाषाओं के ज्ञानकार थे, ज्ञानी थे, यह जानते थे। इसलिए इन्हें एक व्यक्तित्व से थोड़ा ऊपर उठकर इन्हें संज्ञा दिया गया है। तो 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा, इनके द्वारा 2 सभा का चलाया गया, एक 1815 में आत्मीय सभा और 1816 ईस्वी में वेदांत सोसाइटी। उसके बाद 1820 ईस्वी में प्रीसेप्ट ऑफ जीसस, प्रीसेप्ट जिसे ईसा मसीह को, जिसमें क्या किया गया, चमत्कारी गुण तथा अन्य प्रकार के जो क्या है दैविक शक्तियां उनमें समाहित है, उन पर इन्होंने कटाक्ष किया है। यानी 1823 ईस्वी में और जॉन डिग्बी के द्वारा 1823 ईस्वी में लंदन में इसे क्या किया गया, प्रयासों से प्रकाशित किया गया। उसके बाद क्या हो गया, 1828 ईस्वी में ब्रह्म सभा की स्थापना हिंदू धर्म में सुधार लाने के लिए किया गया। तो ये था कुछ धार्मिक क्षेत्र में जो उन्होंने काम किया। उसके बाद कुछ क्षेत्र हैं जिन्होंने वह शिक्षा के क्षेत्र में काम किया। शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने क्या क्या योगदान दिया, उनको हम लोग देखेंगे, जिनसे प्रश्न बनते हैं और प्रश्न पूछे जा सकते हैं। 1817 ईस्वी में कलकत्ता में डेविड हेयर के सहयोग से हिंदू कॉलेज की स्थापना की। 1816 ईस्वी में उन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना की, किसके सहयोग से, डेविड हेयर के सहयोग से। यह यूजीसी नेट के परीक्षा में हाल ही में पूछा गया है कि राजा राम मोहन राय ने किनके प्रयासों से हिंदू कॉलेज की स्थापना की, तो यह डेविड हेयर के प्रयास से इन्होंने हिंदू कॉलेज की 1817 ईस्वी में स्थापना की। तो ध्यान में रखेंगे। अगला 1825 ईस्वी में इन्होंने वेदांत कॉलेज की भी स्थापना की। तो इस तरह से उन्होंने 2 कॉलेज की स्थापना की, एक 1817 में हिंदू कॉलेज की डेविड हेयर के नेतृत्व में, और दूसरा 1825 ईस्वी में वेदांत कॉलेज की स्थापना की। उसके बाद उन्होंने कुछ पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना योगदान दिया। इस पत्रकारिता के माध्यम से उन्होंने क्या किया, विभिन्न धर्म समाज के लोगों को जागरूक करने का काम किया। पत्रकारिता के क्षेत्र में इन्होंने योगदान दिया, इसके लिए इन्हें भारतीय पत्रकारिता के अग्रदूत भी राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। उसके बाद इन्होंने क्या किया, 1821 ईस्वी में इन्होंने संवाद कैमुदी नामक एक पत्रकारिता प्रकाशित की जो बांग्ला भाषा में है। तो यह 1821 ईस्वी में जो संवाद कैमुदी है, इससे प्रश्न बनता है और बहुत सारे एग्जाम में इनसे प्रश्न पूछे गए हैं। आपको यह प्रश्न 2 तरीके से पूछा जाता है। पहला पूछा जाता है कि राजा राम मोहन राय द्वारा संवाद कैमुदी किस भाषा में प्रकाशित हुई थी, यह बांग्ला भाषा में हुई। उसके बाद यह भी पूछा जाता है कि राजा राम मोहन राय द्वारा जो प्रथम पत्रिका जो प्रकाशित की गई थी उसका नाम क्या था, तो वह संवाद कैमुदी था। तो ध्यान में रखेंगे 1821 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के द्वारा संवाद कैमुदी प्रकाशित की गई। उसके बाद 1 साल बाद 1822 ईस्वी में मिरात उल अखबार, यह फारसी भाषा में लिखा गया था। इन्होंने इस अखबार को प्रकाशित किया, कौन, मिरात उल अखबार। फिर 1822 ईस्वी में उन्होंने एक और ब्राह्मणिकल मैगजीन के भी पत्र क्या प्रकाशित किया जो इंग्लिश में था। तो इस तरह से राजा राम मोहन राय के द्वारा 3 पत्रकारिता कौन कौन, 1821 में, 1822 में, फिर 1822 ईस्वी में। 1821 ईस्वी में संवाद कैमुदी जो बांग्ला भाषा में लिखा गया था, और दूसरा मिरात उल अखबार जो यह क्या किया था, फारसी भाषा में लिखा गया था। इसमें भी उन्होंने उसी के बारे में वर्णन किया था जो समाज में धार्मिक कुरीतियां फैल रही थी, लोगों के बीच काफी क्या हो रहा था, आपस में जो जुड़ाव था वह खत्म हो गया था, भेदभाव बढ़ रहा था, उसी को लेकर इसमें चर्चा था। उसके 1822 ईस्वी में इन्होंने ब्राह्मणिकल मैगजीन की स्थापना प्रकाशित की जो इंग्लिश भाषा में था। तो इस तरह से हम लोगों ने राजा राम मोहन राय से जुड़े पत्रकारिता के क्षेत्र में जिन्होंने योगदान दिया, उस 3 बिंदुओं को हम लोगों ने देखा जिनसे प्रश्न बन सकते हैं। उसके बाद आ जाइए, उन्होंने कुछ धार्मिक सुधार, यानी कुछ स्त्री, यानी जो स्त्रियां थी उनके उत्थान के लिए भी उन्होंने काम किया। उन्होंने बहुत हद तक स्त्रियों को एक अलग पायदान पर ले जाने का कोशिश किया। सती प्रथा पर प्रतिबंध उन्होंने 1829 ईस्वी में इन्होंने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। कौन, यह क्वेश्चंस कभी कभी पूछा जाता है कि सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने, राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय ने अब किसके शासनकाल में, उस समय जो भारतीय गवर्नर कौन था,
लॉर्ड विलियम बेटिंग था। तो इसी बेटिंग के शासनकाल में क्या किया गया, जिसका बेटिंग का शासनकाल 1826 से 35 रहता है, उसी बेटिंग के कार्यकाल में क्या क्या था, 1829 ईस्वी में क्या क्या जाता है, सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया जाता है। और उसमें 29 और 30 भी था। तो 30 में क्या क्या जाता है, शेष 2 प्रेसिडेंसी मद्रास और मुंबई में भी इसको खत्म कर दिया जाता है। तो इस तरह से राजा राम मोहन राय के सहयोग से सती प्रथा पर भी प्रतिबंध 1829 ईस्वी में लगाया जाता है। यह भी ध्यान में रखेंगे। अगर उस समय कौन थे भारत के गवर्नर जनरल, तो लॉर्ड विलियम बेटिंग थे। उसके बाद अगला है 1830 ईस्वी में क्या हुआ, अकबर द्वितीय। उसके बाद क्या होता है, ये तो था राजा राम मोहन राय के कुछ जो उनके द्वारा चलाए गए सामाजिक सुधार, उसके बाद कुछ शिक्षा के क्षेत्र में जो उन्होंने योगदान दिया, उसके बाद कुछ पत्रकारिता के क्षेत्र में, फिर उन्होंने धर्म में जो कुछ कुर्तियां व्याप्त थी, खासकर उन्होंने औरतों के लिए, स्त्रियों के लिए एक अलग पायदान पे उसको ले जाने का कोशिश किया। उन्होंने सती प्रथा जैसे प्रतिबंध को हटाने का भी प्रयास किया और उनके सहयोग से हटा भी 1829 ईस्वी में। उसके बाद शेष जो राजा राम मोहन राय का जीवन काल था, उनमें उन्होंने क्या किया, उनके बारे में जानेंगे। उसके बाद 1830 ईस्वी में अकबर द्वितीय ने क्या किया, आप जब पढ़े होंगे, कब, जब उत्तर मुगल काल पढ़े होंगे तो उसमें इनके बारे में चर्चा हम लोगों ने किया था उस क्लास में। उस क्लास में क्या था कि जब जो उत्तर मुगल काल के जो अंतिम शासक होते हैं, अकबर द्वितीय होते हैं, वह क्या करते हैं, मतलब वो अंतिम नहीं होते, अंतिम से एक ऊपर होते हैं जो अकबर द्वितीय के बाद होते हैं बहादुर शाह द्वितीय, जो जफर के नाम से आते हैं। तो अकबर द्वितीय क्या करते हैं, राजा राम मोहन राय को बुलाते हैं और उन्हें ब्रिटेन जाने के लिए कहते हैं। वे कहते हैं कि आप ब्रिटेन जाइए और वहाँ के राजा से यहाँ के भारतीय राजाओं की स्थिति के बारे में बताइए और उन्हें कहिए कि भारतीय राजाओं की स्थिति अच्छी नहीं है, उनसे अच्छे बर्ताव किया जाए। इसके लिए राजा राम मोहन राय क्या करते हैं, अकबर द्वितीय क्या करते हैं, राजा राम मोहन राय को बुलाते हैं और उन्हें ब्रिटेन जाने के लिए कहते हैं। तो उसी समय में अकबर द्वितीय द्वारा क्या किया जाता है, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दिया जाता है। तो यह भी प्रश्न कभी कभी पूछा जाता है कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी, अकबर द्वितीय ने, अकबर ने, तो वहां पर जो आंसर होगा अकबर द्वितीय ने। और यही क्या करते हैं, पहली बार राजा राम मोहन राय क्या करते हैं, समुद्र पार करके वह ब्रिटेन जाते हैं। पहले ऐसा मान्यता था कि समुद्र पार करके जाना क्या था, एक अछूत का काम था। तो इसके चलते वह राजा राम मोहन राय, इस जो लोगों के मन में भावना था, लोगों के मन में ऐसी मानसिकता थी कि जो समुद्र पार करके जाना अछूत था, उस मानसिकता को दूर करने के उद्देश्य से भी क्या करते हैं, अकबर द्वितीय का बात मानकर वह ब्रिटेन जाते हैं। तो इस तरह से उन्होंने एक जो लोगों के बीच में मानसिकता पल रही थी उसको भी दूर करने का काम किया और प्रथम भारतीय थे जो समुद्र पार करके ब्रिटेन गए थे। उसके बाद क्या होता है, 1833 ईस्वी में राजा राम मोहन राय की ब्रिस्टिल, जो इंग्लैंड में एक जगह है ब्रिस्टिल, उसमें उस जगह पे उनका वहां देहांत हो जाता है। तो 1833 ईस्वी में क्या होता है, राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो जाती है। अब उसके बाद स्थिति क्या होता है थोड़ा समझेंगे। जब राजा राम मोहन राय कहाँ जाते हैं, इंग्लैंड जाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उस समय जो ब्रह्म समाज का जो बागडोर था किनके अंदर सौंप के गया था, बगीस को सौंपा गया था, यानी रामचंद्र बिगहा बगीस इनको दिया गया था। यही संभाल रहे थे किसको, ब्रह्म सभा, जो ब्रह्म समाज था उसको इन्हीं के हाथों में बागडोर दिया गया था। यानी जब वो गए थे तो उनके जगह पर यही उसका नेतृत्व कर रहे थे, संभाल रहे थे कौन, रामचंद्र बगीस। उसके बाद क्या होता है, 1830 से 1843 ईस्वी में क्या होता है, बगीस, रामचंद्र जो बिगहा बगीस होते हैं 1830 से 43 तक करते हैं। और 43 में क्या होता है, द्वारकानाथ टैगोर, जो द्वारकानाथ टैगोर होते हैं वह क्या करते हैं, इस बगीस को हटा देते हैं। यानी जब राजा राम राय की मृत्यु होती है उसकी कुछ समय बाद क्या करते हैं, यह जो द्वारकानाथ टैगोर होते हैं वह रामचंद्र बिगहा बगीस को हटाकर जो कौन होते हैं, यह उस पद पर बैठ जाते हैं। यानी उसका जो भी होता है संचालन, नेतृत्व, वह कौन करते हैं, द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा किया जाता है, यानी आचार्य के पद पर। उसके बाद क्या होता है, द्वारकानाथ टैगोर 1843 ईस्वी से अपना शासन स्टार्ट करते हैं, यानी उसका जो ब्रह्म समाज का था उसको इनके द्वारा देखरेख किया जाता है। उसके बाद क्या होता है, 1843
के बाद क्या होता है, उसके बाद देवेंद्रनाथ टैगोर बनते हैं। जब देवेंद्रनाथ टैगोर बनते हैं, कब से, 1843 ईस्वी से। तो उसके बाद के काल तक कौन रहते हैं, देवेंद्रनाथ टैगोर ही रहते हैं। तो पहले बगीश था, फिर बगीश को हटने के बाद कौन बनते हैं, द्वारिकानाथ टैगोर। फिर क्या होता है, 1843 से देवेंद्रनाथ टैगोर, उसके बाद के समय तक वह उसका नेतृत्व करते हैं। जब देवेंद्रनाथ टैगोर इस ब्रह्म समाज का नेतृत्व कर रहे होते हैं, तो उसी समय में केशव चंद्र सेन का ब्रह्म समाज में आगमन होता है। जब केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज से जुड़ते हैं, तब उनको क्या किया था, यही देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा केशव चंद्र सेन को आचार्य के पद पर नियुक्त किया जाता है। तो इस प्रकार से केशव चंद्र सेन, जिनके नेतृत्व में ब्रह्म समाज का काफी विस्तार होता है। तो अब हम केशव चंद्र सेन के बारे में समझेंगे। इन्होंने क्या किया, ब्रह्म समाज का विस्तार किया, यानी इनके समय में ब्रह्म समाज का अत्यधिक विस्तार होता है, अधिक विस्तार होता है। उसके बाद 1865 में ब्रह्म समाज बट गया। उसके बाद क्या होता है, 1865 ईस्वी में केशव चंद्र सेन को आचार्य के पद से हटा दिया जाता है। समझेंगे ध्यान से, जब वह आचार्य से केशव चंद्र सेन को 1865 ईस्वी में हटा दिया जाता है, तब ब्रह्म समाज का विभाजन हो जाता है, वह दो भागों में बढ़ जाता है। पहला क्या होता है, एक जो पहले ब्रह्म मूल समाज था वह ब्रह्म समाज में रहता है, और दूसरा आदि ब्रह्म समाज में टूट जाता है। वही आदि ब्रह्म समाज भारतीय ब्रह्म समाज के नाम से जाना जाता है। इस आदि ब्रह्म समाज या भारतीय ब्रह्म समाज का नेतृत्व केशव चंद्र सेन के द्वारा किया जाता है, और जो मूल ब्रह्म समाज था उसका नेतृत्व यही देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया जाता। वही देवेंद्रनाथ टैगोर जिन्होंने केशव चंद्र सेन को आचार्य के पद पर नियुक्त किया था। तो ये ब्रह्म समाज जो था वो देवेंद्रनाथ टैगोर, और जो आदि ब्रह्म समाज बना था, जिसको भारतीय आदि ब्रह्म समाज भी कहते हैं, उसका नेतृत्व केशव चंद्र सेन के द्वारा किया जाता है। क्या होता है, केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में ब्रह्म समाज का काफी विकास होता है। इनके नेतृत्व में बंगाल, मद्रास, उड़ीसा, इन सभी क्षेत्रों से निकलकर, उसका जो फैलाव है इन तीनों प्रेसिडेंसी से निकलकर भारत के विभिन्न जगहों पर फैलना स्टार्ट हो गया था ब्रह्म समाज। तो यह ब्रह्म समाज क्या होता है, उन्हीं के नेतृत्व में, किनके नेतृत्व में, यह केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में जो चल रहा था। उसके बाद क्या होता है, केशव चंद्र सेन क्या करते हैं, एक ब्रह्म विवाह एक्ट लाते हैं, यानी जो भी शादियां होती है उसको एक्ट रजिस्टर्ड के तहत रजिस्ट्री करना स्टार्ट हो जाता है। किसमें, तो किसके द्वारा, केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में ब्रह्म विवाह एक्ट पारित करवाया जाता है, यानी उसकी रजिस्ट्री स्टार्ट हो जाती है। तो यह किनके नेतृत्व में क्या था, ब्रह्म विवाह एक्ट, केशव चंद्र सेन के। तो उसके बाद एक घटना क्या होता है, जो केशव चंद्र सेन क्या करते हैं, एक विवाह एक्ट लाते हैं, जो समाज में फैली कुर्तियों और जो ब्रह्म समाज का उद्देश्य था, उस उद्देश्य को लेकर जो केशव चंद्र सेन क्या करते हैं, इस ब्रह्म समाज के अग्रदूत का काम करते हैं, जिनके देखरेख में ब्रह्म समाज का विस्तार होता है। उनके द्वारा एक ऐसा घटना होता है 1878 ईस्वी में 12 वर्षीय पुत्री का विवाह बिहार के एक राजा से कर देते हैं। पुनः आदि समाज बढ़ जाता है। जब वही यह घटना इतने कम उम्र में जब अपने बेटी का शादी करते हैं, जिसके लिए वह क्या करते हैं, लोगों के बीच में उद्देश्य देते थे, उस उद्देश्य को ना मानते हुए खुद वो क्या करते हैं, अपनी ही बेटी को कम उम्र में शादी कर देते हैं। इससे क्या होता, ब्रह्म समाज जो केशव चंद्र सेन होते हैं, उसके बाद क्या होता, ब्रह्म समाज का विभक्त हो जाता, ब्रह्म समाज कई भागों में टूट जाता है, और जो वह अपना सिद्धांत पे चल रहा होता है उस सिद्धांत से हट जाता है। तो इस प्रकार से केशव चंद्र सेन, जिनके नेतृत्व में ब्रह्म समाज का आदि का विकास हुआ, वह क्या होता है, ब्रह्म समाज पुनः आदि ब्रह्म समाज में बट गया, वह कई ब्रह्म समाज में बढ़ जाता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि फिर क्या होता है, बटने के बाद फिर आर्य समाज निकल कर आएगा, स्वामी दयानंद, ये सब के नेतृत्व में फिर क्या होता है, आर्य समाज और जो भी है धार्मिक सुधार आंदोलन वह निकलकर आगे आते हैं। तो इस तरह से अब हम लोग जो आगे का चैप्टर है, आर्य समाज, स्वामी दयानंद सरस्वती से रिलेटेड कुछ जो धार्मिक आंदोलन हुए थे उनकी चर्चा करेंगे। और इसके बाद जैसे ये चैप्टर खत्म होगा उसके बाद क्या करेंगे, हम ऑब्जेक्टिव सेशन लाएंगे, जिसे आप बनाना ना भूलिएगा। और जो भी है आपके पास बुक है, जो भी है आप उसको क्या करिए, उससे बनाइए और अपना पढ़ाई को कंटिन्यू जारी रखिए। और तब तक के लिए धन्यवाद। अब हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं।